एक तरफ जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हो रही है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं। ट्रंप को ब्रिक्स बेहद नागवार गुजरता है। वे कई बार खुलेआम इसकी आलोचना भी कर चुके हैं और ऐसे में दुनिया में तेजी से भू राजनीतिक समीकरण बदल भी रहे हैं। जैसा कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में दुनिया को जटिल और अनिश्चित बताया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को ईरान युद्ध से निकलने और भारत को अलग थलग करने की तैयारी में है? देखिए रिपोर्ट। भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। पश्चिम एशिया संकट, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद बदलते समीकरण की ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से अनिश्चित और जटिल होती जा रही है। वहीं एक्सपर्ट इसे ट्रंप की गहरी चाल बता रहे हैं ताकि भारत की अगुवाई वाला ब्रिक्स अलग थलग पड़ जाए। वजह साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ब्रिक्स मजबूत बने, जो उसके डॉलर और उसकी महाशक्ति होने को चुनौती दे। बीजिंग में हलचल बढ़ी हुई है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े उतार चढ़ाव और अस्थिरता के दौर में मिल रहे हैं। ऐसे समय में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक कीमतों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स से एक रचनात्मक और स्थिरता लाने वाली भूमिका की उम्मीद कर रही है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। लगातार तनाव, समुद्री यातायात पर खतरा और ऊर्जा ढांचे में व्यवधान पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने खासतौर पर होर्मुज और लाल सागर जैसे अहम समुद्री मार्गों का जिक्र करते हुए कहा कि इन रास्तों से निर्बाध आवाजाही वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। शांति और स्थिरता को चुनिंदा तरीके से नहीं देखा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना जरूरी है और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से बचने की भी अपील की। भारत क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। विदेश मंत्री ने गाजा की स्थिति पर भी चिंता जताई और वहां स्थायी युद्ध विराम, मानवीय सहायता पहुंचाने और 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत बताई। जयशंकर ने सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि लेबनान, सीरिया, सूडान, यमन और लीबिया जैसे देशों में जारी संकटों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास जरूरी हैं। भारत की मेजबानी में हो रही इस ब्रिक्स बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में इन जरूरतों पर बल, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर जोर, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विविध बाजारों की सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन का समाधान करना, सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ उठाना, विश्वास, पारदर्शिता और समान पहुंच का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दोनों श्रेणियों में सुधार। काजिम गरीबाबादी, ईरान के उप विदेश मंत्री। ब्रिक्स को एक ऐसा मंच बनना चाहिए जो बराबरी, आपसी सम्मान और देशों की संप्रभु अधिकारों की रक्षा करे। ये असली बहुपक्षवाद को मजबूत करने की हमारी रणनीतिक कोशिश है और ये बैठक ग्लोबल साउथ के सहयोग, स्वतंत्र व्यापार और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने का एक ऐतिहासिक मौका है। चीन ने एक सदस्य देश होने के बावजूद भी ब्रिक्स की इस बैठक से दूरी बनाए रखी। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को ज्यादा तरजीह दी। अब इसके पीछे कौन सा पेंच है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में सोशल मीडिया एक्स पर एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एजे इनापी ने ट्रंप के प्लान को डिकोड किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग ही नहीं पहुंचे, वो राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त हैं। जरा सोचिए, इससे दुनिया को क्या संदेश मिलता है? जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बहुध्रुवीयता, डॉलर मुक्ति और वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने पर चर्चा कर रहे हैं,
वहीं बीजिंग की प्राथमिकता इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने सामने बैठकर अमेरिका के साथ सीधे समझौते करना है। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल चीन ने वांग यी की जगह भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग को बीजिंग की ओर से प्रतिनिधित्व करने को कहा है। चीन के विदेश मंत्री का ब्रिक्स में न जाना कोई संयोग नहीं है, ये प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही ट्रंप की भू राजनीति है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को चुपचाप कमजोर करने में लगे हुए हैं? चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक साथ गर्मजोशी भरी तस्वीरें और मुलाकात से अमेरिका में बेचैनी बढ़ गई थी। इस एकजुटता को देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परेशान हुए थे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में भारत के साथ अमेरिकी व्यापार संबंधों को पूरी तरह से एक तरफा आपदा बताया और कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हवाले कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बेचैनी के पीछे क्या कारण था, आइए इसे भी समझ लेते हैं। असल में ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ट्रंप ने भारत पर 50% तक के भारी टैरिफ यानी शुल्क लगाए थे, जिससे भारत अमेरिका संबंधों में तनाव था। मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ सहजता दिखाकर अमेरिका को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया। विश्लेषकों ने इसे दुनिया के 3 बड़े देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के रूप में देखा था, क्योंकि ये तिकड़ी अमेरिका आधिपत्य और उसके डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती थी। इस शिखर सम्मेलन के बाद भारत की ओर से रूस और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के संकेत मिले थे और अब मौका पाकर डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप ब्रिक्स को कमजोर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वे इसके आर्थिक इंजन चीन को अमेरिका के साथ अधिक व्यवहारिक द्विपक्षीय संबंधों की ओर खींच रहे हैं। अमेरिका कैसे लुभा रहा चीन को? युद्ध के माध्यम से नहीं, सत्ता परिवर्तन के माध्यम से नहीं, विचारधारा के माध्यम से नहीं, सिर्फ प्रोत्साहनों के माध्यम से। अमेरिका क्या दे रहा चीन को? अमेरिकी सीईओ का विशाल प्रतिनिधिमंडल, विस्तारित बाजार पहुंच, टैरिफ में राहत, बोइंग के साथ सौदे, कृषि आयात, ऊर्जा स्थिरता, चीनी विकास की भविष्यवाणी। बीजिंग लगा रहा इसका हिसाब। ईरान को लेकर आंतरिक मतभेद, रूस की ओर से गुट को भू राजनीतिक टकराव में घसीटना, संगठन के भीतर ही यूएई ईरान के बीच तनाव, बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के लगातार डॉलर विरोधी बयानबाजी, सीमित अल्पकालिक आर्थिक लाभ के साथ राजनीतिक बोझ। बीजिंग इस बात का हिसाब लगा रहा है। दुनिया की ये 2 बड़ी बैठकें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ईरान युद्ध का असर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात दोनों पर पड़ सकता है। ईरान में चल रही जंग को 76 दिन हो चुके हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए दुनिया भर में जो बातचीत चल रही है, उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ईरान के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये संकेत देना अच्छा नहीं है कि ब्रिक्स बटा हुआ है, लेकिन हम पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है और एक पड़ोसी देश ईरान की निंदा करना चाहता है, जबकि हमने तो सिर्फ अपना बचाव किया है। तो फिर क्या चीन और अमेरिका बना रहे हैं नया ग्रुप G2? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कसीदे पढ़ने से ऐसा लगता है कि अमेरिका अब चीन को महाशक्ति मानते हुए उसे G2 मॉडल की ओर ले जाना चाहता है, जहां दुनिया के हर बड़े फैसले अब अमेरिका और चीन मिलकर कर सकते हैं। कारोबार हो या सेमीकंडक्टर या तेल गैस की सप्लाई चेन, मुद्रा व्यवस्था और सुरक्षा, सबके लिए यही G2 मॉडल काम करेगा। इसे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर भी इस पर जोर देते थे। हालांकि चीन की रणनीति अमेरिका से कहीं ऊपर है। वो पूरी दुनिया में अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी महाशक्ति का खिताब हथियाना चाहता है, इसलिए वो भी सधे कदम से दांव चल रहा है। उसने रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर रोक लगाकर अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई के करीब 90% हिस्से पर चीन का कब्जा है। हम एक शानदार भविष्य की ओर मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरे मन में चीन के लिए बहुत सम्मान है,
आपने जो किया है वो सराहनीय है। आप एक महान नेता हैं। मैं ये बात सभी से कहता हूँ, आप एक महान नेता हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपना दावा करती है और उसने कसम खाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन वो इसे जबरदस्ती ले लेगी। आपको बता दें, वैसे तो अमेरिका लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे ताइवान के साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध बनाए हुए है। हालांकि यूएस ने जानबूझकर इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बोला है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो यूएस सैन्य दखल देगा या नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भी इस द्विपक्षीय वार्ता के कुछ पॉइंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए, जिसमें लिखा था कि चीनी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी, अगर ताइवान मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों पक्षों के बीच टकराव और यहां तक कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पूरे द्विपक्षीय संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। शी ने जोर देकर कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता और क्रॉस स्ट्रेट पीस एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, ठीक वैसे ही जैसे आग और पानी साथ नहीं रह सकते। दरअसल ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन का दौरा करने के बाद ट्रंप ने यूनेस्को धरोहर स्थल और चीन की जमकर सराहना की। हालांकि इस दौरान जब मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ताइवान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा ट्रंप और शी जिनपिंग ने बीजिंग में अपनी बातचीत के दौरान मध्य पूर्व, यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति, यूक्रेन संकट और कोरियाई प्रायद्वीप जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। चीन ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है और ईरानी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी है। शायद यही वजह है कि बीजिंग तेहरान के साथ खड़ा दिख रहा है और अमेरिका से भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है, जबकि टकराव से दोनों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ताइवान मुद्दे को सही ढंग से नहीं संभालते हुए देशों को साझा समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और नए युग में बड़ी शक्तियों के बीच संबंधों के लिए एक सही मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ताइवान चीन का एक हिस्सा है जो न कभी कोई देश रहा है और न कभी बनेगा। ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने का हमारा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है और ताइवान की स्वतंत्रता को कुचलने की हमारी क्षमता अटूट है। तो क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी चीन का दौरा करने वाले हैं? असल में अभी बीते अप्रैल में ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे थे। उस वक्त न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से बताया कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित चीन यात्रा से पहले चीन को ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार है। एजेंसियों ने लावरोव के हवाले से कहा कि ये यात्रा वर्ष की पहली छमाही में होगी, जबकि वेदोमोस्ती समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ये 18 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होगी। हालांकि अभी तक इस यात्रा के बारे में पुष्टि नहीं की गई है। क्यों अहम है दुनिया की दो बड़ी बैठकें, अब इसे भी समझ लेते हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राफेल लॉस के मुताबिक दुनिया की ये दो बड़ी बैठकें इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान युद्ध का असर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात दोनों पर पड़ सकता है। ईरान में चल रही जंग को 76 दिन हो चुके हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए दुनिया भर में जो बातचीत चल रही है उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ईरान के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य देशों के नेताओं से अलग से मुलाकात करेंगे ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो सके। ब्रिक्स लंबे समय से खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने दिल्ली में हुई बैठक में सदस्य देश युद्ध पर एक राय नहीं बना पाए। भारत एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता अंतिम दौर में है। कुछ जांचों के कारण इसमें थोड़ी देरी हो रही है। एक्सपर्ट्स को यकीन है कि ये समूह आगे चलकर दुनिया के बड़े झगड़े सुलझाएगा और भविष्य में शांति बनाए रखने का एक बड़ा मंच बनेगा। अमेरिका ईरान युद्ध का समाधान दिल्ली के लिए सिर्फ अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता पक्का करने से कहीं ज्यादा अहम है। ये ईरान में भारत के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, जिसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक रणनीतिक व्यापारिक रास्ते के तौर पर देखा जाता है। रूस भारत की मेजबानी में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में पूरी भागीदारी का समर्थन करता है। हमारा ध्यान ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पश्चिमी दबाव के बीच एक निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव रखने पर है। रूस और भारत के बीच आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हुई है।
इस जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दो भरोसेमंद साझेदारों के बीच खुली बातचीत बेहद जरूरी है और वैश्विक स्तर पर मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा जोखिमों को कम करने में हमारा साझा हित है। एक ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना अहम रणनीतिक साझेदार बताते नहीं थकते हैं और दूसरी तरफ भारत का विकसित होना उनको पसंद नहीं आता। ब्रिक्स को लेकर उनकी धमकी भी किसी से छिपी नहीं है। इससे अमेरिकी डॉलर की सत्ता को जहां गंभीर खतरा है, तो वहीं चीन, भारत और रूस की आपसी मैत्री बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ईरान युद्ध में आर्थिक रूप से टूट चुके ट्रंप को अब युद्ध से निकलने का एक बहाना भी चाहिए। ऐसे में चीन उनके काम का साबित हो सकता है। चीन को अपने पाले में करके वो जहां भारत की अमेरिका के लिए जरूरत खत्म कर देंगे, वहीं ईरान के हाथों से चीन को छीन लेंगे। मगर क्या धरातल पर ऐसा हो पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।